ओपीएस देना ठीक है, लेकिन 1.25 लाख लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया। केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है वो 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेटें जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात कैसे होंगे। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कहना चाहिए, इनके लिए राहें बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अभी भी विक्रमादित्य जी का मैं एक पोस्टर देख रहा था होल्डिंग, इनकी कुंठा भी देख ली, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को होल्डिंग से गायब कर दिया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है। डॉक्टर हंसराज जी से कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और मेरी तरफ ज्यादा ध्यान रखें, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान उधर कम। सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो है वो ये जो बजट अनुमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किए हैं उस पर बोलने का मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज कोई ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा। भाई रणधीर जी ने सारे विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो रखा है। इसका उदाहरण आप मुझसे पूर्व वक्ता भाई सुधीर जी कह रहे थे, आप देखिए 9 ही मिनट बोले, ये भी सच्चे हैं कि 66 पेजों के इस बजट बुक से जो है वो ये क्या निकाले, और अगर व्यक्ति का मन भरा हुआ हो तो वो कैसे प्रशंसा करे, और कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो बेचारे दिल पे छाती पे 100 तरह के पत्थर रख के, 10 मिनट का ही है, बाकी तो बड़े की बातें जैसे आपने शुरू कर दी। 100 ये तो स्पीकर साहब ने भी मोहर लगा दी। माननीय स्पीकर साहब, मैं आपकी भी भावनाओं को समझ रहा हूं, मैं सबकी भावनाओं का पूरा आदर करते हुए चर्चा की शुरुआत करता हूं। जिस दिन बजट पेश होना था, दुर्भाग्य से मैं यहां पर नहीं था, मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, मेरे को घर जाना पड़ा। 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, लेकिन जब उस ट्रेजेडी से हम उभरे 1-2 दिन बाद, जब मैंने यूट्यूब पे और अन्य उस पे जो है वो लाइव भाषण देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपीयरेंस देखी, सबसे बड़ी बात थी इनकी अपीयरेंस की। हाउस में एंटर तब हुए, आप तो 2.25 मिनट बैठे रहे माननीय चेयर पर, और ये फर्स्ट टाइम एवर हुआ है। इसी आसन पर विठल भाई पटेल भी बैठा करते थे, जिसका कलर भी अब चेंज हो गया है, जो 40-50 साल ऐसे ही चलता रहा और व्यवस्था परिवर्तन हुई और चेंज हो गया। लेकिन ये कलर तो वही है, वो नहीं महरूम हो गया पीछे, बड़ा अच्छा जचता था वो, ये थोड़ा गलत हट गया था। पर आपका वो अधिकार क्षेत्र है, आप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, मैं कलर आपके साथ रख रहा हूँ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की एंट्री हुई, तो जो गब्बर का डायलॉग माननीय रणधीर जी ने दिया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ऐसे कहना चाहते थे ये, इस तरह से जैसे अंदर आए, तो वो एक तरह का अलग व्यवस्था परिवर्तन था, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इसमें इन्होंने एक श्लोक जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से निकाला, और जिन्होंने बजट बुक बनाई है वो बड़े विद्वान लोग हैं, इनसे तो पढ़ाया गया। इन्होंने जो है वो कर्म पे और निष्काम कर्म पे बोला कि फल की इच्छा ना करो। इसको ये भी कह सकते थे कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और आगे फिर और बढ़ जाते। लेकिन इनसे एक यूट्यूबर का जो है वो उठवाया गया, और विद्वता देखो उनकी, जिन्होंने ये बुक छापी है, ये वही लोग थे जो इधर जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी बैठा करते थे, उनको भी ये वही उस तरह का डाटा दिया करते थे। और उस बंदे ने कितनी मास्टरी करी कि बीच से कंटेंट उठाया। उसने ये कहा था कि हर संकट का हल होगा, शुरुआत ऐसे है उसमें, और आज नहीं तो कल होगा। और आगे देखिए आप, फिर जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्टार्ट करा, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मानते हुए श्री कृष्ण करके ऐसे करके शुरुआत करी है, जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम। तो इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, जो कि उसमें भगवत गीता में भी ऐसा रेफरेंस है नहीं। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। फिर आगे बढ़ना चाहिए था इनको
कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, ये भी पढ़ देना चाहिए था और फ्लेवर आता आपकी उसमें। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। ये बड़ा अच्छा था और आपके लिए और जचता ये, क्योंकि आप पिछली बार कहते थे कि जयराम जी बड़े एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। अब मुकेश जी तो अपनी जगह सोचते होंगे कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, नारे मैंने भरवाए और माननीय सुखविंदर सुक्खू जी बैठ गए। एक्सीडेंटल लोग तो ऐसे भी कहते हैं। और आगे सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इनको ये भी कहना चाहिए था, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन जब मिट्टी का बर्तन जब पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़, नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम लोग आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कहना चाहिए। इनके लिए राहें बड़ी दुश्मन है, क्योंकि अभी भी विक्रमादित्य जी का मैं एक पोस्टर देख रहा था होल्डिंग। मैं हीरानगर से क्रॉस हुआ और घनाटी की तरफ बढ़ रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था। विधायक जनता के द्वार ऐसा करके कुछ आपने कार्यक्रम चलाया है, इनकी कुंठा भी देख लीजिए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को होल्डिंग से गायब कर दिया। नहीं, मैं तो ऐसे देख ही रहा था, वो आपका अपना विषय है। तो चुनाव से पहले का है वो नहीं चुनाव के बाद का है जनाब। ये बी के मिनिस्टर है, वो बी के मिनिस्टर है, बी के मिनिस्टर है। आपकी दृष्टि ले यार कमाल है, तब तो ये विधायक ही नहीं थे। चलो जैसे भी है पर नहीं है, जैसे भी थे पर नहीं है, नहीं है चलो नहीं, जैसे भी नहीं है वो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, उसमें काहे को जाना। तो मैं अपना डायलॉग जो है वो पूरा करता हूं। यार ऐसा है, हम तो आपके हक की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बजट में आऊंगा, उसमें माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का भी रेफरेंस दूंगा। प्लीज मेरे को क्या है भाई, प्लीज हंसराज, मैं तो विषय रख रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें फिर वो कहते हैं कि हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और फिर आपको ये कह देना चाहिए था कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे रेफरेंसेस लिए और अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करी, जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह से माननीय रणधीर जी ने कंपेयर किया दोनों बजटों को, पूर्व की हमारी सरकार को भी और मौजूदा सरकार के बजट को भी, मैं किसी को आलोचित नहीं करना चाहता। आप चंबा से आते हैं, मैं भी चंबा से आता हूं। मैं आजादी से पहले जाऊंगा जब चंबा हिमाचल में, जब हिमाचल वाईएस परमार साहब एफर्ट्स कर रहे थे हिमाचल को बनाने के लिए, या वो लोग जिन्होंने हिमाचल की कल्पना करी थी, तो जो 4 जिले महत्वपूर्ण जो इसमें जुड़े थे, उसमें चंबा पहला जिला था जिसने ये कहा था कि हिमाचल का निर्माण होना चाहिए और हिमाचल जो है वो अलग राज्य बनना चाहिए। पर दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि हिंदुस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो है वो बाकी जिले जो हैं वो कंप्लीट जो है वो बहुत फास्ट तरीके से निकल गए। लेकिन आप और हम जो हैं वो आज भी एस्पिरेशनल और बैकवर्ड जिले में आ रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था इस बजट में भी, जैसा हमने इनको उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पिछले भाषणों में भी कहा। मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ इतना इनसे आग्रह है, ये निवेदन है कि व्यवस्था परिवर्तन ये शब्द अच्छा है, पर आप जो है वो इतना इंश्योर कर दें, जब इसका उत्तर देंगे आप 23 तारीख को, आपसे हम ये उम्मीद रखेंगे। एक विषय जो विधायक निधि और उसका आया था, आपने वो कर दिया पूरा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसमें भी कमी छूटी है,
50 लाख तो वो हमारा पहले ही जो है वो इन्होंने रोका हुआ है, उसको जोड़ करके ये 3-1 करोड़ जो है वो कर दें तो सब विधायकों के लिए अच्छा होगा। और ऐच्छिक निधि का किया उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, पूरे स्टेट की बात नहीं करूंगा, पर मैं जिला चंबा की ये बात करना चाहता हूं। अभी आज ही मेरा एक क्वेश्चन लगा था, इसमें अनस्टार्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने पूछा था कि जो हमारा पठानकोट से ये चंबा होते हुए तीसा होते हुए पांगी की तरफ जो हमारा हाईवे जाता है, क्योंकि पर्यटन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नए पंख लगाएंगे, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूं कि साच पास इज अ ओनली पास जहां आप 12 के 12 महीने स्नो को जो है वो रोड के साथ देख सकते हैं। आपने भी देखा है सर। और आज की डेट में अगर जो हमारा ये रोहतांग का इलाका है या लाहौल स्पीति का इलाका है और इलाके हैं, इस तरह से स्नो कहीं नहीं मिलती, पर उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए। अभी जो हमारा प्रपोज्ड द्रम्मन से बायाजोत होते हुए चंबाचवाड़ी से होता हुआ हमारा जो तीसा और पांगी बरमौर की तरफ ये पांगी की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे है, उसके लिए मैं अपने सभी विधायकों से भी ये वो कर रहा था रिक्वेस्ट, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी दिन दिल्ली चलते हैं, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये विषय रखते हैं। और जैसा भाई नीरज जी भी कह रहे थे, टनल की बात कर रहे थे, तो उस टनल के लिए भी काम करते हैं, साचपास की टनल के लिए भी बात करते हैं, तो ये इकट्ठे मिलकर के हो भी जाना, क्योंकि हमारी जो क्लेमिटी रिलीफ में जो पहले में गई हुई हैं वो सारी गई हुई हैं, तो हम लोग इकट्ठे जाकर के ये चीज कर सकते हैं। लेकिन जो ये आज 100 दिन का जश्न मना रहे थे, और जिस तरह से अभी वो संसदीय कार्य मंत्री साहब हैं नहीं, ये जब खड़े हुए आपने समय दिया, उन्होंने एक शब्द उपयोग किया कि आज ऐसे बड़े मायूस से होकर के बोले कि आज बड़ा दुखद था, और ऐसे ये करके मैं सोचा कोई दुर्घटना हो गई। ये नहीं बोला कि यहाँ टाइम नहीं था, आप लोग हम लोग लेट आए वो, और दुखद बोला। मैं कहा यार दुखद तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैं कहा विक्रम जी पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या दुखद हुआ, पर ये जो 100 दिनों में जो डीनोटिफिकेशनें हुई हैं सर, मैंने तो मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया हुआ है कि जो तीसा का हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन जो है वो बंद किया है, जहां एक्सिन बैठे थे, नकरोड का सब डिवीजन, माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो बंद किए हुए हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि तीसा जो है वो चंबा में ऐसा जिला है, मतलब ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो सबसे फार फ्लंग है और रिमोट कंस्टिट्यूंसी है, तो हमने मुश्किल जो है वो चीजें खुलवाई थी, और इन्होंने आते ही बंद कर दी, और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो मेरा इनसे आग्रह है कि बिजली बोर्ड का डिवीजन, सब डिवीजन, वो दोनों बहाल करें, ये अपने बजट अभिभाषण का जब प्रति उत्तर दें ये, और उसमें ये जरूर कोशिश करें कि वो उसी दिन ही कर दें। और फिर हमने ये भी कहा था कि कॉलेज जो है वो हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, 28 पंचायतों को वो कॉलेज मिला है सर। ये बात ठीक है कि वहां 38-40 एडमिशनें हुई थी, और फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट थे, लास्ट में मिला था सर। वो अगर आप कर देते हैं तो मैं मानूं कि भाई व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। और दूसरा विषय जो पीएचसी अलग अलग जगह पे हमने खोली थी, कोहाल और बैरागढ़ में, और एक निराशाजनक निर्णय इन्होंने लिया है जो अपनी पार्टी की और अपने पूर्व के नेताओं की विचारधारा के अगेंस्ट लिया है। प्राइमरी स्कूल्स बड़े जरूरी स्कूल्स हैं। एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से हमें जो है वो कह रहे थे कि हम इनको भी चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे, अगर एक बच्चा भी होगा उसके लिए भी हम स्कूल खोल करके देंगे। ये तो मैं भाई विक्रमादित्य से भी कहना चाहूंगा कि इनके सामने ही एक आइडियोलॉजी जो है वो उस पर थोड़ा वो पानी फिर रहा है। आप भी कैबिनेट में बैठते हैं, आप भी कन्विंस करें इनको कि जो ब्रुइला जो हमने स्कूल खोला था जसौरगढ़ पंचायत में, हमने एक ब्याला स्कूल जो है वो लेसुई पंचायत में खोला था प्राइमरी का, छोटे बच्चों के लिए 10-10 बच्चों की तो एनरोलमेंट है। गढ़ एक जो स्कूल हमने खोला है 6 किलोमीटर, कहां 3.5 साल के बच्चे जाएंगे, चाहे 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, उसको जो है वो अन्य कंस्टिट्यूंसियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है, ये तीनों जो प्राइमरी स्कूल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसी इसमें कुछ, क्योंकि हम लोग एस्पिरेशनल हैं तो 2 सेगमेंट में है, एक तो हेल्थ में है, दूसरा एजुकेशन में है। भारत सरकार ने भी माना और हिमाचल सरकार ने पूर्व में भी माना था, अब भी मानना चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट करने की बजाय जो है वो शरीर को ही खत्म कर रहे हैं। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि अभी तो हमें इनसे बहुत आस है
जिस दिन बजट का ये प्रत्युत्तर देंगे, मुझे उम्मीद है कि जो संस्थान मेरे कम से कम बंद किए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये मैं इनसे जो है वो गुजारिश कर रहा हूं। नहीं तो अंतर्विरोधों से घिरी हुई इस सरकार में, जिस दिन बजट ये पेश कर रहे थे, अंतर्विरोधों से घिरी हुई सरकार में ना जाने कब क्या होगा। और फिर आप भी कहेंगे कि 100 दिन तो गुजर ही गए, तो 5 साल गुजरते कौन सा अरसा लगता है। ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि 13.5-14 साल बाद आएगा। ये आपने अभी फ्लेवर लिया ही नहीं था झंडी का, पता चला सरकार जो है वो अब आप चुनाव में आ गए। अभी एमसी के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे, और उसके बाद हमारी आपकी तैयारी हो जाएगी। वक्त नहीं लगता। और हिमाचल की जनता बहुत समझदार है। ये इतराए ना इस बात पे कि भाई कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत नहीं है। ये तो हमारी मिसमैनेजमेंट थी, ये तो हमारी गलती थी कि हमने जो है वो एक नारा दिया था। मैंने एक स्पेशल नारा दिया था माननीय अध्यक्ष जी, जो सुंदर जी कह रहे थे। ये जो माननीय 2-3 लोगों ने इनके भाषण दिया हुआ है, इसी में है। वो जब कहते थे कि ये जो 1500 वाला है, आपके तो बड़ा भाषण वायरल हुआ है। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी बहुत बड़ा भाषण वो चला हुआ अभी भी। आपने ये कभी नहीं कहा कि हम जो है पर्टिकुलर इन लेडीज को जो है देंगे। आपने तो ये कहा 16 से 60 बोला था, 18 से 60 बोला। 18 से 60 लेंगे तो 32 लाख महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। आप कैसे मुकर सकते हैं? अगर फर्स्ट फेज में भी आपने शुरुआत करनी है तो कम से कम 4-5 लाख से तो शुरुआत करते। आप तो 2-2.5 लाख पे ही, और वो भी जो है वो हमारे वेलफेयर से मिनिस्टर साहब चले गए, जो पेंशन में ऑलरेडी हैं, उनको लेकर के मैंने एक नारा दिया था अपने चुनावों में कि कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है। सच्चाई में चुनाव में तो चल पड़ा ये। वहां तो ओपीएस भी नहीं चलने दी हमने। वहां तो ये जो 25 लोग आए हुए हैं, अब इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी सोचना पड़ेगा। विरोधाभास है हमारे ही बयानों में। आपने कहा हमारे फाइनेंशियल जो है वो हालात ठीक नहीं है। एक तरफ हमने जो है वो ये जो एनपीएस का पैसा है 8000 करोड़ जो हम कह रहे हैं दिल्ली से आएगा, वो नहीं आएगा। उन्होंने तो केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है वो 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेटें जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है, उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात कैसे होंगे। ये इनको असेस करना चाहिए। और मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूं, इनका भी कुछ नहीं जाना। एक बार मैंने भाषण दिया यहाँ से, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहां हैं, वो भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप कहते हैं कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। उस टाइम का भाषण, तब विक्रमादित्य जी नहीं थे उसमें, हम पहली बार जीते हुए थे। और मैंने रेफरेंस में कहा कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। और कल मैं जब बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कह रहे थे कि 92,000 करोड़ का 92,000 का कर्जा हर हिमाचली पे हो गया। और इसमें इन्होंने कल ये भी कहा कि जो ई बसेस वाली आपने बात कही है, ये तो मुकेश जी ने जब उत्तर दिया, जब हमने यहाँ सप्लीमेंट्री किया था, अभी तो 30-30 मिनट बोले हैं गुरुजी लोग। मेरा निवेदन है सर, विषय पे ही आया हूं। मेरा ये निवेदन है आपसे, चलो वो बाद में करेंगे। मेरा ये आपसे निवेदन है कि जो 300 बसें आपने खरीदी हुई है, आपने ग्रीन स्टेट की बात की। ग्रीन स्टेट तो जब हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, पॉलीथीन बैन कर दिया उन्होंने उस टाइम ही। तो ग्रीन स्टेट की तरफ तो हम तब चल पड़े थे। दिल्ली में हमारी सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रीन नेशन की तरफ चल पड़े हैं। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ग्रीन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर है। मैं खुद काम कर चुका हूं एज ए लाइसेंसिंग ऑफिसर। ये जो सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा कि भारत सरकार भी लगी हुई है, आप भी लगे हुए हैं। इसमें 20 साल बाद वो पैनल्स कहां डालेंगे? ये उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास इंडिया में भी टेक्निक नहीं है। वो जो कबाड़ बनेगा, वो जो स्क्रैप खड़ा होगा, उसको कहां डालेंगे आप? ये कौन सी ग्रीन स्टेट बना रहे हैं हम लोग? और मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था इनकी कि अगर 4 बीघे में जो है वो हम 250 किलोवाट का जो है वो प्रोजेक्ट लगा देंगे, 40% की सब्सिडी देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। जबकि 80% तो भारत सरकार पहले से ही दे रही थी। इसमें नया क्या है?
अच्छा, दूसरा ये है, इन्होंने एक चीज और कही है, बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से कही है। इन्होंने कहा जो शुरू के 100 लोग होंगे, 100 ही लोग ऐसे ही है उसमें 100 लोग कहें तो 100 लोग जो कांग्रेस के जो पक्के लोग होंगे उनको देंगे आप, और उसमें वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 4 बीघे में जो है, इन्होंने खुद कहा है 4 बीघे में सिर्फ 250 किलो ही तैयार होगी, किलोवाट ही होगी। जबकि आप एक घराट के कुल से, घराट की कुल कितनी होती है, 6 इंच 7 इंच का पानी होता है, मैं छोटे से शब्दों में ही कंक्लूड कर रहा हूं, उसी 6-7 इंच के पानी से जो है वो आप 100 किलोवाट की बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। अब जो ये सेस लगा है, ये जो सेस की बात आ रही है हाइड्रो पावर्स पे, ये बंद हो जाएंगे। जो आपके 5-5 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं वो बंद कर देंगे। उत्तराखंड की हम लोग नकल मार रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो आने वाला, आपने कहा कि इंडस्ट्रियल मीट करेंगे, इंडस्ट्रियों को इनवाइट करेंगे, क्या इनवाइट करेंगे? ऑलरेडी जहां पर हम हिमाचल कोई जमाने में ऊर्जा उपार्जन में जो है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आता था, अब वो डाइवर्ट हो गए हैं। अनिल शर्मा जी ठीक कह रहे थे, पर थोड़ा घूम गए वो। लेकिन ये जो है वो मेरा आपसे ये आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें नहीं है इस सोलर वोलर में। इतनी जमीनें किसके पास हैं? ये होगी किसी जबरदस्त आदमी के पास, जो विक्रमादित्य के पास हो सकती है, या अग्निहोत्री जी के पास हो सकती है। चलो कोई गल नहीं, छोटे भाई हो, छोटे भाई हैं, रेफरेंस में ऐसे ही बोल देगा। नाम अच्छा है इनका, मुझे प्यार है इनसे, इसीलिए या जगत सिंह नेगी जी लगा सकते हैं, किन्नौर में भी हो सकता है, या राम कुमार जी जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी अथय जमीन होगी। मेरा सिर्फ इतना मानना है, आप भी लगा सकते हैं, आप भी ऐसे कह रहे थे 40 बीघे में। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, तो दे देना 2-4 रुपए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है सर, ये बड़ा सीरियस मैटर है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। और सर ये, क्योंकि हम लोग जो है वो छोटी उम्र में आ गए विधानसभा में, और ये तीसरी बार जब जीते हैं, तो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि कम से कम आप लोग तो विषय को रखो और विषय की गंभीरता को समझो। ओपीएस देना ठीक है, लेकिन 1.25 लाख लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में, हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया। उसके लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास? मेरे को कई बार लोग कहते हैं ओपीएस में मत बोलना, मैं तो शरेआम बोलता हूं कि अगर कोई यार, अब जीना भी कितना है, कलयुग में कितनी उम्र है? अभी तो आपकी मौत है। पता नहीं गुरुजी, अगर ऐसा ही हालात रहे हमारे, जैसे पीछे लगे हैं लोग। कंक्लूड। आपने भटकाया मेरे को, आपने भटकाया, इसीलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एग्रेसिवली फैसले ले रहे हैं, मैंने कहा इनसे, हमें आपसे बहुत प्रीत है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है आपसे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय मुकेश जी कई बार दिल में कुंठा होते हुए भी मैंने यहाँ देखा है, मैं यहीं इसी कुर्सी पे बैठा करता था, साथ बैठते थे, इनको भी पता नहीं था कि स्थिति ऐसी बनेगी। और वैसे ही जो भाई सुधीर, जो बड़े करुणामय तरीके से जिस तरह से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, हमें इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। और साथ में पीछे यादविंद्र गौमा जी ऐसे बैठे हुए हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा। और साथ में संजय रतन जी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है। ये सच्चाई है। चलिए कंक्लूड। जब मैं लास्ट में ये कंक्लूड ही कर रहा हूं, लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सर, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठ गए, जब ब्राह्मणों की बात आई तो ये पहले ही उठ गए, ब्राह्मण विरोधी लगते हैं। सारे गए ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, और वो पटा रहे हैं ब्राह्मण को। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सर, आप ये जो बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ। ये एक्सीडेंटल स्थिति जो है वो कई बार हमारी तरफ रेफर करते थे पिछली बार, इस बार स्थिति वहां ऐसी है। भाई हर्षवर्धन जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी कुंठा में ग्रस्त हैं, क्योंकि राम कुमार जी दंदनाते हुए चल रहे हैं और सांस उनकी लटकाई हुई है। और यहाँ पर राजेंद्र राणा जी जैसे लोग कई हैं जिनको लगता था कि भाई हम ही मिनिस्टर होंगे, पर उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं लगते। इसीलिए मेरा सिर्फ निवेदन इतना है सर, चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जो चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय चला है, क्योंकि पूर्व में जितनी सरकारें रही हैं, कांगड़ा को 3 से 4 मिनिस्टर मिले,
चलिए चलिए छोड़िए अब। और चंबा में भी मिनिस्टर मिले हैं। प्लीज प्लीज मैं आपकी दुखती रग पे हाथ नहीं रखता सर, पर मेरा निवेदन है गुरुजी, मेरा आपसे ये निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे ये निवेदन है, आपका जो संरक्षण प्यार दुलार मिल रहा है, मैं सिर्फ चंबा का विषय सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। भाई नीरज जी हैं, वो आप कितना कर पाएंगे, लेकिन हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सही कार्यों में समर्थन करेंगे। लेकिन जब 23 तारीख को इनका उत्तर आए तो रिलीफ जो चुराह विधानसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। नहीं चंबा बोलो, चंबा, चलो चंबा आपने मिक्स कर, पूरे चंबा को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। मैं अपने शब्दों को ठीक करता हूं। आपने जो है वो जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये 66 पेजों के जो ये जुमले थे, ये जो है मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय,